हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ब्रजेश और मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा फिजिक्स। मैं आईटी बीएचयू से बीटेक किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग से और मैं 15 सालों से इस फील्ड में हूँ। 15 सालों में मैंने हज़ारों बच्चों को आईटी और पीएमटी में सिलेक्शन दिलवाया है और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो हम लोगों को बहुत इंजॉय करते हुए पढ़ना है, बहुत परेशान होके नहीं पढ़ना है ना कि क्या होगा, कोर्स क्या है, क्यों है, कब है। मैं देखा हूँ कि परेशान होने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। ज़रूरत इस बात की है कि आप डूब के पढ़ें, है ना। तो पिछले क्लास में आपको याद होगा कि मैं आप लोगों से बातचीत कर रहा था कि इससे पहले कि हम लोग प्रोडक्ट ऑफ, तो मैं कह रहा था कि हम लोगों को पिछले क्लास में याद होगा मैं इसकी चर्चा ज़्यादा किया था, डायमेंशंस क्या होते हैं। कई बार ये भी बात होती है कि हमारे लाइफ के बहुत सारे डायमेंशंस हैं, तो हम लोग अपने लाइफ के डायमेंशन को रिस्ट्रिक्ट ऐसे मतलब न करें कि बस यही जो कुछ है यही है, कोर्स है, डिग्री है, मार्क्स है, वो नहीं, बल्कि इसको एक्सप्लोर करें ऐसे कि जो हम पढ़ रहे हैं वो कितना एंजॉय करें, तब तो ठीक है। तब आपको कोर्स स्लो और कोर्स और डिग्री और मार्क्स और कंपटीशन नज़र नहीं आएगा। तब आपको असली लाइफ का मकसद मिलेगा जब आप चीज़ों को अच्छे से देखते हैं। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है, एक बात। दूसरी बात, आप लोगों को याद होगा, ये देखिए एक्स और वाई कहा था ना कि मैं नेक्स्ट क्लास में आपको थोड़ा 3D डायग्राम टाइप का बना के लेके आऊँगा। एक्स वाई 90 डिग्री पे है पर जेड नहीं है। रीज़न, जेड नहीं दिख रहा है पर दिख नहीं रहा। क्यों? रीज़न क्या है? इसलिए क्योंकि हम 3D डायग्राम को, 3 डायमेंशन को 2D में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये भी 90 डिग्री पे है, ये भी 90 डिग्री पे। एक बात, और ये जो 3 रेफरेंसेस हैं, एक्स वाई जेड 3 एक्सिस है और एक फोर्स F है। इस फोर्स F को किस तरीके से देखा जा सकता है? जो खुद फोर्स F है ये इसका कंपोनेंट x के लॉन्ग सोचा जा सकता है, इसका कंपोनेंट y के लॉन्ग सोचा जा सकता है, इसका कंपोनेंट z के लॉन्ग सोचा जा सकता है, इसका कंपोनेंट xy प्लेन में सोचा जा सकता है। देखो fxz लिखा हुआ है, ये दिस इज fxz। इसका कंपोनेंट yx प्लेन में सोचा जा सकता है, दैट इज प्रोजेक्शन ऑफ दिस फोर्स ऑन yz प्लेन। तो और यही नहीं, कितने डायरेक्शन में सोच सकते हो, कंपोनेंट ले सकते हो। इनफाइनाइट डायरेक्शंस में आप इस फोर्स का कंपोनेंट ले सकते हैं। मतलब सोचो जरा, इस फोर्स का अपने ही अलोंग कंपोनेंट ले सकते हो, इसी फोर्स का इसी के अलोंग कंपोनेंट, दैट इज होल एज इट इज टोटल। 10 न्यूटन फोर्स का उसी फोर्स के अलोंग कंपोनेंट लोगे तो 10 आएगा। 10 न्यूटन का उल्टे डायरेक्शन में कंपोनेंट लोगे तो -10 आएगा। 10 न्यूटन का 90 डिग्री पे लोगे, 90 डिग्री पे, तो 0 आएगा। 10 न्यूटन का 60 डिग्री पे लोगे, 10 न्यूटन का 60 डिग्री पे लोगे तो 10 cos 60 आएगा। 2 डिग्री पे लोगे 10 cos 2 आएगा। मतलब cos होता है। 180 डिग्री पे उल्टा लोगे तो 10 cos 180 आएगा। इसी के अलोंग लोगे 10 न्यूटन का, 10 न्यूटन के अलोंग ही लोगे तो 10 cos 0 आएगा, जो कि 10 ही रहेगा। जब इसको मान लो कि एक्स जेड से फाई एंगल बन रहा है, इस फोर्स का एक्स जेड प्लेन से, मैं इस फोर्स को कंपोनेंट लेके इसमें आना चाहता हूं एक्स जेड प्लेन में। तो मान लो एक्स जेड प्लेन से फाई एंगल बन रहा है, तो बताओ कंपोनेंट लोगे तो कितना आएगा? बताओ, ये देखो आएगा f cos फाई आएगा। अभी पढ़ाया था और इसे पहले भी बता चुका हूं। अब तुमको ये मिल गया।
अब पता चला ये जो लाइन मिला है वो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना है, तो बताओ फिर इस कंपोनेंट का कंपोनेंट लोगे ऐसे, ये समझना ज्यादा जरूरी है। क्लियर? तो यही इसी तरीके की बातें होती हैं, यही हम लोगों को समझना है। यदि आप लोग इन चीजों को समझेंगे तो हम लोग फिर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे। तो हमको लग रहा है कि आप लोग देख रहे होंगे किस तरीके से एफ को इस तरह लिखा जा रहा है। कई तरीके से लिखा जा सकता है। जो मैं कोसाइन वैल्यू बता रहा था डायरेक्ट, उसको एक और तरीका है लिखने का। पहले तुम उस कंपोनेंट को, पहले तुम फोर्स को एक्स जेड या एक्स वाई प्लेन में तोड़ लो और फिर खिसक जाओ एक्स की तरफ। ये भी एक तरीका है कंपोनेंट लेने का। और दूसरा एक तरीका, माना कि इस फोर्स का एक्स के साथ अल्फा है तो डायरेक्ट अल्फा ले लो, डायरेक्ट अल्फा ले लो। देयर आर टू वेज टू फाइंड आउट द कंपोनेंट ऑफ एक्स। ये बहुत अच्छा है। एनीवे, चलिए, हमें लगता है कि आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे, और यदि ऐसी बात है तो फिर आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं ध्यान से। ये देखो, ये देखो, फिर से वही x y z, ये दिखाने का मेरा मकसद था कि किस तरीके से तीनों एक्सिस परपेंडिकुलर होते हैं। रूम में जो वॉल्स होते हैं, दीवारें होती हैं, उनको एक्स वाई जेड माना जाता है। दो वेक्टर है इसमें। देखो, इसको प्रोजेक्शन लिया गया इस पे, इसका प्रोजेक्शन एक्स जेड पर लोगे तो वैसे ही आ रहा है जैसे मैं अभी जस्ट पीछे बताया था। इसलिए मैं तुम्हें ये दिखाना चाह रहा था कि किस तरीके से किसी भी वेक्टर का प्रोजेक्शन लिया जा सकता है किसी प्लेन पर। एनीवे, जब हम लोग किसी वेक्टर को रोटेट करते हैं विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड, तो कंपोनेंट जरूर बदलते हैं उसके, पर मैग्नीट्यूड नहीं बदलता। एक कंपोनेंट कम होता है, एक कंपोनेंट कम होता है तो एक कंपोनेंट ज्यादा होता है, और इस तरह से कम ज्यादा होता है कि जो उसका नेट है अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर कंपोनेंट, वो सेम रहता है। तो चाहे आप एक्सिस को रोटेट कर लो, चाहे एक्सिस को वही रहने दो, चाहे वेक्टर को रोटेट कर लो, फर्क नहीं पड़ता। जो मैग्नीट्यूड होता है उसका, कंपोनेंट बदलते हैं, कंपोनेंट बदलते हैं, मैग्नीट्यूड नहीं बदलता है ना। तो ये देखना है। ये देखो, कंपोनेंट लगातार चेंज हो रहा है, कम ज्यादा हो रहा है। देखो, वो एक से कम हो रहा है, एक से ज्यादा भी हो रहा है, ये भी वही। और दोनों का रिजल्टेंट हर मोमेंट पे कितना है, सेम है, जो होना चाहिए। हमको लगता है कि आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे। ये देखो, हम लोग ये बात करने वाले हैं वेक्टर प्रोडक्ट। इसका दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं जो अभी हम लोग पढ़ेंगे। उसी का ये रिजल्ट मैं दिखा रहा हूं कि किस तरीके से दो वेक्टर का प्रोडक्ट, एक ए और बी का प्रोडक्ट, तीसरा जो ब्लू कलर का है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन आएगा। दिस इज प्लेन, दिस इज प्लेन एंड दिस इज क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। तो किस तरीके से ऊपर या नीचे आएगा, प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा। सो किनका दो प्रोडक्ट लेना है, फोकस करो। वैसे तो अभी पढ़ेंगे हम लोग, पढ़ना तो है ही, बस उसी में समझो कि डॉट प्रोडक्ट का तो ऐसे पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट तो एक नंबर आ जाता है, लेकिन जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो वेक्टर ही रहता है। और कैसा वेक्टर होता है समझो। हमें ये जो रेड और ग्रीन का है ना, इन दो का प्रोडक्ट लेना है। कौन दो वेक्टर का प्रोडक्ट लेना है? ये जो रेड घूम रहा है और जो ग्रीन फिक्स है ना, ऐसे ऐसे हमें प्रोडक्ट लेना है। और जो ब्लू है वो मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन बता रहा है। देखो,
देखो ये जो मैक्सिमम है, देखो मैक्सिमम क्रॉस प्रोडक्ट, कम, जीरो, देन माइनस, मैक्सिमम, देन मिनिमम, जीरो, देन मैक्सिमम, देन जीरो, देन माइनस, देन माइनस जीरो, देन मैक्सिमम एंड सो ऑन। ये समझ में आ रहा है? अब देखो जो क्रॉस प्रोडक्ट है, जो अभी मैं समझा रहा था, ये देखो जो ये जो दो वेक्टर है ना, दो वेक्टर ग्रीन और ब्लू, ध्यान से समझने की कोशिश करो। मैं इसमें क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूं पता है? कि हमेशा दो वेक्टर का अपना एक प्लेन होता है। ये जो प्लेन दिख रहा है ना ऐसे, ये वाला, हमेशा दो वेक्टर का एक अपना प्लेन होता है। दो वेक्टर का अपना एक प्लेन होता है, दो वेक्टर का। ये जो प्लेन दिख रहा है, ये दो वेक्टर का प्लेन है। ध्यान से समझने की कोशिश करो। दो वेक्टर का हमेशा अपना एक प्लेन होता है, लेकिन जब उन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाता है। क्या हो जाता है? प्लेन के परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये जो दो वेक्टर ब्लू और ग्रीन का जो प्लेन है, यदि इनका क्रॉस लिया जाए तो ये जो रेड है ना, रेड, ये क्रॉस प्रोडक्ट है ए और बी का। यदि ब्लू और ग्रीन को हम लोग ए और बी माने, ब्लू और ग्रीन वेक्टर को ए और बी माने, तो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का रिजल्ट जो मिलेगा वो रेड मिलेगा, रेड, विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? यदि समझ में आ रही है तब तो ठीक है, और नहीं तो ये इन सब का दिखाने का कोई मतलब नहीं है, फिर बेकार हो जाएगा। तो एक ये बात है। अगली बात, अब सोच रहे होंगे कि ये क्रॉस की जरूरत कहां है। अब मन में आ सकता है कि सर आप ये क्यों पढ़ा रहे हैं? क्या इसे ही फिजिक्स कहते हैं? क्या इतना ही कठिन कठिन कुल ज्योमेट्री और क्या क्रॉस और डॉट और प्लेन और डायमेंशन कुल बता रहे, क्या ये फिजिक्स है? फिजिक्स तो हम लोग तो जानते थे V बराबर U प्लस AT होता है, S बराबर वर्क एनर्जी पावर कुल पता नहीं क्या क्या, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर और क्या क्या सब होता है। क्या यही फिजिक्स है? चलो ठीक है, अभी नहीं आएगा, लेकिन आगे टॉर्क और बहुत कुछ पूरे 12th में भरा हुआ है, क्रॉस प्रोडक्ट, जो हमें जरूरत है मैथमेटिकल टर्म के नाम पर। ये देखो, ये नट बोल्ट है, देखो ये नट है, बोल्ट ना। तो आप लोग देख रहे होंगे कि जब हम इसको घुमाते हैं, ये देखो, ये देखो, जब हम इसको घुमाते हैं ऐसे, दिख रहा होगा तुम लोगों को, जब हम लोग किसी इसको घुमाते हैं ऐसे ऐसे चीजें, तो जो टॉर्क लगता है, टाउ बराबर R क्रॉस F, जो टॉर्क लगता है, ये देखो जो दिख रहा है ना, ये नीचे हो गया फिर ऊपर हो गया। आपको नहीं लग रहा है जो क्रॉस प्रोडक्ट की बात हो रही थी वही बात हो रही है? इसका मतलब यदि हम लोग नहीं जानेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, तो जो फिजिक्स में टॉर्क, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर एक्सेलरेशन, मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, बहुत सारे लॉज हम लोग नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वहां पर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ही है। तो ये मैं यूज बता रहा हूं, फिजिक्स में कैसे यूज आएगा। मतलब अब तो ये समझ में आ रहा है कि हमारे लाइफ में नट बोल्ट, जब नट को ऐसे खोलते हैं, नट बोल्ट को कसते हैं, स्क्रू ड्राइवर होता है, ऐसे खोलते हैं स्क्रू को और उसको कसते हैं, वो सब तो फिजिक्स है ना। उसका जो डायरेक्शन होता है ना, वो स्क्रू के मोशन के परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर एंड ऐसे। सो ये समझना जरूरी है, और वहां पे ये सब यूज होगा। तो हमको लगता है कि आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ गई होंगी, और हमारे इस दिखाने का तुम लोगों को फायदा भी मिला होगा, और इमेजिनेशन आपका थोड़ा अच्छा हो गया होगा। अब हम लोग तैयार हैं
उन सारी चीज़ों को पढ़ने के लिए जो लास्ट क्लास में हम लोग बातचीत कर रहे थे कि कैसे 3D वेक्टर की बातें होनी है। ठीक है, तो देखते हैं 3D वेक्टर और उसके बाद प्रोडक्ट पढ़ते हैं। ओके, हाँ चलो। तो आप लोगों को याद होगा 3D वेक्टर ना, 3D वेक्टर, 3D वेक्टर। ओके, और ये भी बात हो रही होगी कि भाई हम लोग कर रहे थे कि कैसे मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा, वो मैं वीडियो ऐसे कुछ फोटोज 3D डायग्राम लेके आऊंगा जो मैं आपको दिखा दिया हूं। तो ये है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, बात हो चुकी है। इसका मैग्नीट्यूड भी आपको पता है, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, ऐसे। और आपको ये भी मालूम है कि यदि हम लोग इसका फोटो बनाएंगे तो इसको x कहेंगे, इसको y कहेंगे और इसको z कहेंगे, और ये तीनों ही 90 डिग्री पे है, तीनों ही 90 डिग्री पे है। हाँ, पर जब जैसे ही यदि किसी वेक्टर की बात होगी, किसी वेक्टर की बात होगी, तो हम लोग को ये भी समझना पड़ेगा कि इसके तीन कंपोनेंट इसके तीन कंपोनेंट आएंगे, ये समझने वाली बात होगी। बहुत ज़रूरी है कि हम लोग समझें, इसके तीन कंपोनेंट होंगे। इस पे प्रोजेक्ट करेंगे तो एक कंपोनेंट ऐसे आएगा, एक कंपोनेंट ऐसे आएगा और एक कंपोनेंट ऐसे आएगा। ये जो कंपोनेंट्स है ना, ये जो दिख रहा है ऐसे, इसे क्या कहते हैं पता है? इसे कहते हैं y, इसे कहते हैं x कंपोनेंट, और इसे कहते हैं z कंपोनेंट, ऐसे कहते हैं ना। इसी को मैं बोल रहा था, यदि मैं इसको दिखाने की कोशिश करूं, मैं ट्राई कर रहा हूं कि आप लोग चीज़ों को समझेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट वाला इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि फिजिक्स में क्रॉस प्रोडक्ट का इफेक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट से क्वांटिटीज डिफाइंड है, क्रॉस प्रोडक्ट से नेचर में अपने से कई फोर्सेस और इफेक्ट हैं। डिफाइन तो हम करते हैं, है पड़े हुए हैं चीजें, है ना। ये टॉर्क वाली चीजें, परपेंडिकुलर वाला, तो इसलिए पढ़ते हैं ताकि फिजिक्स में जब जरूरत पड़े तो हम क्रॉस प्रोडक्ट ले पाए, क्योंकि नेचर में परपेंडिकुलर इफेक्ट दिखता है। और जब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे तब ज्यादा समझ में आएगा, अभी मत समझो, जितना बता दिया, जितना समझा दिया बहुत है। अब देखो क्या हो रहा है, समझने की कोशिश करो। ये देखो, ये रहा 3, दिख रहा होगा, ये रहा 3 एक्सिस, और ये रहा एक फोर्स वेक्टर है, दिख रहा है फोर्स वेक्टर बीच में। इसको ऐसे करने से घुमा के मैं आप लोगों को दिखा सकता हूं, ऐसे देखो, ऐसे 90 डिग्री पे सब है ना, सब 90 डिग्री पे है, दिख रहा होगा। और ये है, तो यदि मैं कहूं कि x से अल्फा एंगल बनना है, देखो x से अल्फा है, y से बीटा है और z से गामा है, तो मैं कौन सा फोटो बना रहा हूं ये समझो। मैं एक ठो वेक्टर बनाऊंगा, एक ठो x बनाऊंगा और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। याद रहेगा आप लोगों को? फिर से सुन लो, ये जो वेक्टर है इसका मैं एक वेक्टर बनाऊंगा, एक x बनाऊंगा एक्सिस, और साथ में परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, ठीक है। और
ड्रॉ करूंगा तो ध्यान से सुनो, मान लो ये x है, देखो ये सब परपेंडिकुलर होता है, देखो ध्यान से देखना, देखो ये सब परपेंडिकुलर होता है। देखो कई लोग तो इसी को कम समझ पाते हैं। आपको नहीं लगता है कि एक्स एक्सिस पर कितने परपेंडिकुलर हो सकते हैं? इनफाइनाइट। देखो एक्स एक्सिस पर कितने परपेंडिकुलर हो सकते हैं यार? एक्स एक्सिस पर कितने परपेंडिकुलर हो सकते हैं बताओ? एक्स एक्सिस पर कितने परपेंडिकुलर हो सकते हैं? इनफाइनाइट हो सकते हैं। बोलो, यदि एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर इनफाइनाइट हो सकते हैं तो मैं फोटो बनाने जा रहा हूं, ठीक है? सभी लोग तैयार हो? तो चलो। अच्छा, हमें क्यों इतना समझाना पड़ रहा है, इतना सारी चीजें दिखाना पड़ रहा है? क्योंकि हमारे पास हमको पढ़ाने के लिए डायमेंशन जो मिला है वो 2D मिला है, अब पढ़ाना है हमको 3D, इसलिए दिक्कत हो रही है, इसलिए दिक्कत हो रही है। ठीक है, चलिए बनाता हूं। तो अच्छा, इतना समझा के मैं क्या बनाना चाहता हूं। एक वेक्टर देखो, एक है एक्स एक्सिस, समझो तो जरा, थोड़ा फोकस होके समझो। ये रहा एक्स एक्सिस ना, और ये रहा वेक्टर, और माना कि इनके बीच का एंगल अल्फा है। ये रहा वेक्टर, ये आर। याद है ना कितना लंबा है? ये कितना लंबा है याद है ना? ये वाला परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इस पे देखो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसे देखो परपेंडिकुलर कहते हैं। और जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद जो मिलता है उसी को प्रोजेक्शन कहते हैं। ये 90 डिग्री हुआ, ध्यान से देख लो। ये यही वाला वेक्टर है, माना कि एक्स एक्सिस के साथ अल्फा बन रहा है, और जितना प्रोजेक्शन आता है 90 डिग्री इस पे, अभी वही बता रहा था कि इनफाइनाइट तरह का प्रोजेक्शन हो सकता है, अल्फा और ये एक्स है। जरा हमको बताओ इसमें ज्यादा आसान क्या है? हमें ये मालूम है, हमें ये मालूम है, तो ज्यादा आसान tan लेना है कि cot लेना है कि sin लेना है कि cos लेना? ज्यादा आसान क्या है? आपको पता चल रहा होगा cos अल्फा ज्यादा आसान है, जिसकी वैल्यू है x बाई ये लंबाई, और इस लंबाई को ये कहते हैं। बोलो cos। क्या ऐसा जरूरी है कि cos ही ले सकते हो? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम sin ले लो, tan ले लो? ले लो, आसान ये है, इसीलिए कोसाइन वैल्यू पढ़ते हैं। आप पूछ सकते हैं ना कि सर 2D में tan लेते हैं और 3D में cos क्यों? तो मैं कह रहा हूं कि उसमें tan इसलिए लेते हैं क्योंकि वहां tan आसान होता है, यहाँ पे cos इसलिए लेते हैं क्योंकि यहाँ पे cos आसान होता है, और कहीं भी कुछ इसलिए लेते हैं क्योंकि वो कुछ आसान होता है। बड़ा पॉइंट है साइंस के लिए ये। 3 एक्सिस एक्स वाई जेड 90 डिग्री पे क्यों लेते हैं? आसान होता है। क्या 60 डिग्री पे नहीं ले सकते? ले सकते हैं। 90 डिग्री पे क्यों लेते हैं? आसान होता है। ये समझना, हम अपनी चीजों को आसान बनाने के लिए, कठिन बनाने के लिए थोड़ी रेफरेंस लिया जाता है, कठिन बनाने के लिए थोड़ी ही चीजें निकाली जाती हैं, आसान बनाने के लिए निकाली जाती हैं, ये जरूरी है। दूसरा, ये पहले बताओ कि यदि x हमें मालूम है, ये मॉड r भी मालूम है, तो ये बताओ क्या तुम्हें ये नहीं मालूम है अंडर रूट दिस का स्क्वायर लेंथ, अंडर रूट दिस का स्क्वायर माइनस दिस का स्क्वायर बराबर दिस का स्क्वायर? जल्दी से निकाल के देखो, तुम्हें ये मिलेगा। निकाल के देख लो, ये परपेंडिकुलर। और मैं निकालने जा रहा हूं, भले ही कॉस तुम जान गए, भले ही किताबों में कॉस ही दिया है ना, और भले ही टीचर केवल कॉस पढ़ाते हैं, लेकिन मैं उनकी तरह नहीं हूं। हमें इससे मतलब नहीं है कि एग्जाम में क्या आएगा और टीचर्स क्या पढ़ाते हैं, तुम्हारे कोर्स में कितना लिमिटेड दिया है।
हमको इससे मतलब है कि तुम साइंस को एंजॉय कर रहे हो कि नहीं, और हर जगह तुम्हारे क्वेश्चंस इस तरह के कि हम कॉस क्या साइन ले सकते हैं कि नहीं, इस तरह की बातें तुम्हारे दिमाग में मैं उठा पा रहा हूं कि नहीं, और उसका सलूशन मिल पा रहा है कि नहीं, और इसका भी सलूशन मिल पा रहा है कि नहीं, कि बाकी सब किताबों में और टीचर्स कॉस ही क्यों लेते हैं और क्यों लेता आया गया आज तक। व्हाट इज वैल्यू ऑफ साइन अल्फा, बताओ। ये तो मालूम चल गया ना कि एक्स बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगा, ये तो मालूम चल ही गया। व्हाट इज वैल्यू ऑफ साइन अल्फा, अगेन दिस वैल्यू बाय दिस वैल्यू, अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट दिस मॉड आर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। व्हाट इज वैल्यू ऑफ tan अल्फा, tan अल्फा नहीं निकाल सकते हो, दिस बाई दिस अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई एक्स। यदि y पे यदि ऐसे ड्रॉ करेंगे और जो लेंथ मिलेगा प्रोजेक्शन, दिस इज नॉट इक्वल टू दिस x इज नॉट इक्वल टू y अलग मिलेगा, z अलग मिलेगा, x अलग मिलेगा। जिस तरह का मैं फोटो बना रहा हूं इसी तरह का फोटो तुम y के साथ बना सकते हो, तुम z के साथ बना सकते हो, ताकि 2D टाइप का ये तुम्हें फोटो लगे। यहां पे तो 3D देखने में तो घबरा जाते हैं लोग ना यार, 3D देखने में तो घबराहट होती है ना, 3D में तो पता ही नहीं चलता है क्या हो रहा है। तो मैं इसीलिए 2D में आया हूं ताकि मैं ये सब तुम्हें दिखा सकूं और ताकि बता सकूं कि देखो ये आसान होता है कॉस। ये मेरा मकसद था कि मैं तुम्हें बताऊं। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आई? बोलो। कोसाइन वैल्यूज, कोसाइन वैल्यूज आप लोगों को समझ में आया? कोसाइन वैल्यूज याद है ना आप लोगों को? कोसाइन वैल्यूज फिर से याद दिला दूं, एल एम एन, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, एक्स बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, y बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड z बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। याद आ रहा है? बताया हूं ना यार, ये तो कहा था ना कि याद रखना होगा, उसी को मैं समझा रहा हूं कहां से आया है ये। आज कहा था ना कि मैं अगले क्लास में आऊंगा तो आप लोगों को समझाऊंगा। और एक और चीज बताया था कि इन तीनों का सम एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1 होता है। तीनों का सम एल एम एन। अब ये मत कहना सर एल एम एन क्या है, अरे सिंबल है, वो कोसाइन वैल्यूज हैं, और जो वेक्टर का जो एंगल बनता है एक्स वाई जेड से उसी का कॉस है। एल एम एन क्या है? कॉस एंगल है। कौन सा एंगल? एक्स वाई जेड से जो किसी वेक्टर का बनता है वो एंगल है। तो हमें लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। यदि आप लोग समझ गए हैं तो जरा एक क्वेश्चन कर दीजिए जल्दी से, कमान एक क्वेश्चन करिए। हो गया, हमारा काम खत्म। इतना ही पढ़ाना था हमको, और हमें डायमेंशन सिखाना था कि आप लोग डायमेंशन को महसूस कर सके ना। तो जल्दी से एक क्वेश्चन लिख दीजिए, उसको कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम लोग प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे। तो जल्दी से लिखिए, जल्दी, कमान। If angles of a vector with xyz axis, if angles of a vector, write down, if angles of a vector with xyz axis, if angles of a vector, if angles of a vector with xyz axis, if angles of a vector
with xyz axis are alpha, beta and gamma. If angles of a vector with xyz axis are alpha, beta and gamma, alpha, beta and gamma, then find value of first part, value of cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma, दूसरा sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma, and then third one tan square alpha plus tan square beta प्लस tan स्क्वायर गामा। जल्दी से बता दीजिए। चलिए ओके, चलिए इसको करते हैं। इसका आंसर 2 है और इसका आंसर है न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोग नहीं निकाल सकते, तो यही है। यदि हमको ये निकालना पड़ा तो देखो मैं कर रहा हूं, देखो ये मैं कर रहा हूं कि बताओ, ये तो फॉर्मूला जानते हो कि साइन स्क्वायर अल्फा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक लिखा हूं देखो तो, प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा, ठीक लिखा हूं देखो तो, बराबर क्या हुआ ये 1 2 3 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। बताओ बराबर क्या हुआ, दिस बराबर 3 माइनस 1, ये तो 1, ये तो हम लोग जानते ही थे, बराबर 2, आंसर आ गया। बोलो ये समझ में आया, ये वाला समझ में आया। लेकिन तीसरा वाला जल्दी में लोग क्या करते हैं पता है, मैं बताता हूं क्या करते हैं। बच्चे बहुत गलती करते हैं, बहुत अच्छे गलती करते हैं। कहते हैं कि सर ये तो बड़ा आसान है सर, ये तो 2 आएगा, ये 2 आएगा। कहते कैसे, तो कहते हैं ऐसा है सर कि ये होगा साइन स्क्वायर अल्फा बाई कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा बाई कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर गामा। अब फिर कहते हैं ऊपर अलग से जोड़ लेते हैं और नीचे अलग से, कहते हैं कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। अरे ऐसे कहाँ, ऐसे कहीं पढ़े हो हैं? कहीं ऐसे पढ़े हो कि ऊपर अलग से जोड़ लो और नीचे अलग से जोड़ लो, ये कहीं पढ़े हो हैं? तो ये नहीं, यदि लिख, अच्छा हाँ, ये सब लिख के भी वैल्यू जानते हो कि नहीं? यदि याद है मैं कहा था कि क्वेश्चन कैसे करना चाहिए, एक्स वाई जेड अपने से मान लेना चाहिए, ऐसे लेट, ऐसे कहते कि लेट वेक्टर इज एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, वाई जे प्लस जेड के। तो इसको वैल्यू से लिख के करते तो भी आता। क्या ये वैल्यू लिख के करते, वैल्यू बताया हो ना साइन अल्फा, कोई जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही करें, वैल्यू बताया हो कि नहीं। साइन अल्फा क्या होता है बताओ, साइन अल्फा, व्हाट इज वैल्यू ऑफ साइन अल्फा, अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, बाकी सब दोनों का स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट तीनों का स्क्वायर का सम। ये याद करो क्या है ये, अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स के साथ है तो वाई जेड ऊपर में है और नीचे में तीनों है। यदि ये वाई के साथ है तो ऊपर में एक्स और जेड होगा, नीचे तीनों होगा। और ये वाला याद करो, ये जेड के साथ है तो ऊपर में एक्स वाई होगा, नीचे में तीनों होगा। स्क्वायर करके जोड़ना, तुम्हें 2 मिल जाएगा और इसको तुम मेहनत करना, तुम्हें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। लास्ट का वैल्यू नहीं होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होगा। लास्ट का वैल्यू कैसे क्या होगा पता है तुम्हें, ये क्वेश्चन में देना पड़ेगा और इसी टर्म में रह जाएगा ये।
और फिर से मैं बता दूं, ये फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं है। जो बच्चे पीएमटी के हैं उनको मैं बस साइंस के नाम पे बता रहा हूं। जो आईटी के हैं तो वो तो वेक्टर में पढ़ेंगे, मतलब वेक्टर की बहुत सारी चीजें, प्लेन, वेक्टर अलजेब्रा, और कहीं और जरूरत पड़े उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सोच के, चाहे जो भी सोचो, मैं कितना तुम्हें इमेजिनेशन और चीजें तुम्हें बता रहा हूं, मैथ्स वाली बातें। हमें इतना जरूरत नहीं था वैसे फिजिक्स में, लेकिन फिर भी मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि फिजिक्स और मैथ्स कुछ चीजों को लेके साथ चलता है, इमेजिनेशन को लेके, इसलिए बहुत जरूरी है। एनीवे, यदि ये है तो एक और चीज मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक और चीज बताऊं आपको, जरा देखो ना। देखता हूं कि आप लोग मेरी बात समझ पाते हैं। मान लो एक वेक्टर है 3i प्लस 4j प्लस 12k ना, इसकी चर्चा की जाए। चलो इसकी चर्चा करते हैं ना। यदि कोई आपसे ये कहता है, एक वेक्टर दिया हुआ है, मैं क्वेश्चन लिखवा नहीं रहा हूं बल्कि इसी में खूब क्वेश्चन करवा देता हूं ना, ठीक है। मैं कहूंगा कि बताइए एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, बताओ। यदि मैं ये कहूं कि ये वेक्टर एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, कोई आपसे ये पूछे कि एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, तो कैसे बताओगे, बताओ। अब ये अंतिम बात कर रहे हैं ताकि हम लोग अब प्रोडक्ट ही पढ़ेंगे। बताओ एक्स एक्सिस से बताओ ये कितना एंगल बना रहा है। एक वेक्टर में दिया हूं 3D वेक्टर ऐसे, और मैं कहूं कि ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, तो क्या आप लोग बता पाएंगे, बोलो। क्या आप लोग बता पाएंगे कि 3D ये कितना एंगल बना रहा है। चलो मैं फोटो नहीं बना रहा हूं क्योंकि 2D में 3D बनाना बेकार की बात है यार, फार्मूला ही लगाना होगा। 2D रहता तो मैं बना के थोड़ा महसूस भी करवाता। आप लोग देखे होंगे कितना कॉम्प्लेक्स हो रहा है, पेन उन लाना पड़ा, फोटो वोटो बनाना पड़ा, डायनामिक्स ऐसे बना बना के दिखाना पड़ रहा है, मजबूरी है, क्या करें। तो चलिए देखते हैं। पहले तो कोई पूछे कि इसका मैग्नीट्यूड बताओ, पहले तो ये जान लो, मैग्नीट्यूड जान लो, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जानो, प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। सॉल्व करना इसको 13 आएगा। तुम लोग इसको सॉल्व करना और ये 13 आएगा। ये एक बात। दूसरी बात, यदि कोई कहता है, जो मैं पूछता हूं आप लोग बताइए ना। यदि मैं कहता हूं कि इसका एक्स एक्सिस पे, इस वेक्टर का एक्स एक्सिस पर प्रोजेक्शन लेंगे तो कितना आएगा। चलिए यदि मैं कहूं कि तुम लोग लिख भी लो, प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस, ऐसे लिख लो, प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर R on x axis, projection of this vector R on x axis। बताओ इस वेक्टर का x एक्सिस पर प्रोजेक्शन बताओ जल्दी। इस वेक्टर का x एक्सिस पर प्रोजेक्शन बताओ। जानते हो कितना होगा एक्स एक्सिस पर प्रोजेक्शन इस वेक्टर का? मैं बता देता हूं आपको। ये जो आई के साथ होता है ना, वही प्रोजेक्शन होता है, बस यही है। सिमिलरली प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर आर ऑन वाई एक्सिस, जानते हो जो जे के साथ होता है वो प्रोजेक्शन ही होता है। Similarly, projection of this vector R on Z axis, जानते हो इसे क्या कहते हैं? प्रोजेक्शन कहो, कंपोनेंट कहो, इफेक्टिवनेस कहो, इफेक्ट कहो, पार्ट कहो,
वैल्यू कहो, सब एक ही बात है, सब एक ही बात है। भाग जाने से कोई फायदा नहीं है, चीजों को समझने से फायदा है। ठीक है। व्हाट इज प्रोजेक्शन ऑफ आर ऑन XY plane? Projection of R on XY plane. This is XY plane and this is vector. What is projection of this vector on XY plane? What is projection of this vector on XY plane? जल्दी बताओ। प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन एक्स वाई प्लेन, इस वेक्टर का ये जो वेक्टर है मैं खूब समझा चुका हूं, इसीलिए फोटो नहीं बना रहा हूं, बस इमेजिन करो, इमेजिन करो। इस वेक्टर का एक्स वाई प्लेन पे प्रोजेक्शन, जिस समय एक्स वाई प्लेन पे प्रोजेक्शन लेते हो जेड गायब करते हो और एक्स वाई वैल्यू लेना होता है, ये दोनों। बस तुम एक्स वाई जब लेते हो तो इसको हटाते हो, पूरा परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो एक्स वाई प्लेन पे, मतलब केवल इतना वैल्यू लेना है। और आंसर है √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5। तो क्या आप लोग नहीं बता सकते हैं कि व्हाट इज प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन YZ प्लेन? नहीं बता सकते हो क्या? प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन YZ प्लेन नहीं बता सकते हो? मैं बता रहा हूं, प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन YZ प्लेन दैट इज इक्वल टू √4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। एक्स गायब हो जाएगा क्योंकि उस पर तो सीधा प्रोजेक्शन लिया गया है उसके अलोंग ही। व्हाट इज प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन XZ प्लेन? XZ plane. What is projection of this vector on XZ plane? आंसर है √3 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। हमको लगता है कि सभी लोग मेरी बातें समझ रहे होंगे। यदि समझ रहे हैं तो फिर बढ़िया है, सब कुछ सीख ही रहे हो, फिर क्या है ना। अच्छा, तो इतनी सारी बातें हो गई। अच्छा, यदि मैं आपसे कहूंगा कि इस वेक्टर को हर डायरेक्शन में तोड़ा गया, हर डायरेक्शन में रिजॉल्व किया गया, ध्यान से सुन लो, यदि इस वेक्टर को हर डायरेक्शन में, इनफाइनाइट डायरेक्शन में रिजॉल्व किया गया तो मैक्सिमम कंपोनेंट कितना आया होगा बताओ। ऐसे ही क्वेश्चन ले लो, अच्छा बढ़िया, मजा आएगा सुन के। यदि इस वेक्टर को हर डायरेक्शन में ब्रेक किया गया है ना, इस वेक्टर को हर डायरेक्शन में ब्रेक किया गया, हर डायरेक्शन में, कितने डायरेक्शन होते हैं? इनफाइनाइट। हर डायरेक्शन में ब्रेक किया गया, बताओ कितना मैक्सिमम कंपोनेंट कितना आया होगा? बताओ बताओ मैक्सिमम कंपोनेंट कितना आया होगा? बताओ। हर डायरेक्शन में ब्रेक किया गया होगा तो मैक्सिमम कंपोनेंट कितना आया होगा? बताओ। हर डायरेक्शन में, एक्स वाई जेड नहीं यार, एक्स के लॉन्ग, वाई के लॉन्ग, जेड के लॉन्ग नहीं बोल रहा हूं, हर डायरेक्शन में रिजॉल्व किया गया है तो बताना है कि मैक्सिमम कितना आया होगा। 13। जब किसी वेक्टर को उसी के अलोंग लिया जाता है, जब किसी वेक्टर का कंपोनेंट उसी के अलोंग लिया जाता है तो मैक्सिमम होता है, या उसके उल्टा डायरेक्शन में लिया जाता है तो उतना ही माइनस होता है, तो मॉड ऑफ दैट इज मैक्सिमम। वो भी यदि साइन ले लेंगे तब तो उधर ही ज्यादा अच्छा है। बाकी किसी के अलोंग तोड़ लो, किसी के अलोंग तोड़ लो, किसी के अलोंग रिजॉल्व कर लो, कम ही होगा, कम ही होगा। तो बताओ मेरे आगे आगे भागने का क्या मतलब? जब तुम लोग इतना महसूस ही नहीं कर पा रहे हो तो मैं फालतू में
प्रोडक्ट पढ़ा दूं, मोसई वनडी डिफिकल्ट पढ़ा दूंगा, कोई फायदा नहीं है यार। ज्यादा अच्छा है कि हम चीजों को रियलाइज करें। तो आप लोगों को समझ में आया। और मिनिमम मैग्नीट्यूड कितना होगा? व्हाट इज मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट? 0 मैग्नीट्यूड। यदि साइन के साथ कहें मिनिमम तो -13। व्हाट इज मिनिमम पॉसिबल resolved part or minimum component of this vector resolved along all the directions? -13। किसी भी वेक्टर का जो कंपोनेंट होता है वो माइनस मैग्नीट्यूड से लेकर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर तक वैरी करता है। यदि मैं इस वेक्टर को जिसका लेंथ 13 है, यदि मैं इसको हर डायरेक्शन में ब्रेक कर दूं, कितने डायरेक्शन होते हैं? हर डायरेक्शन में ब्रेक कर दूं, हर डायरेक्शन में ब्रेक कर दूं, तो ये मैक्सिमम कितना मिलेगा? 13। और मिनिमम कितना मिलेगा? -13। और बाकी सब ये सब कितना होगा? इन बिटवीन दैट होगा। मैं कह रहा हूं कि जब किसी वेक्टर को किसी के अलोंग ब्रेक किया जाता है तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेके कॉस लेते हैं। यदि 30 डिग्री पे ब्रेक करना है तो 13 है ना, ये 13 cos 30। 15 डिग्री पे ब्रेक करना है तो 13 cos 15। 2 डिग्री पे करना है तो 13 cos 2। 60 डिग्री पे करना है तो 13 cos 60। 90 डिग्री पे करना है तो 13 cos 90। 120 डिग्री पे करना है तो 13 cos 120। 162 डिग्री पे करना है तो 13 cos 162। 180 डिग्री पे करना है तो 13 cos 180। अब कैसे समझाऊं? हैं? नहीं समझ में आया, कुछ भी बोल देते हो। तुम लोगों को पढ़ाया नहीं हूं कि रिजॉल्व करना क्या होता है? कॉस होता है यार। तो बताओ, ये कॉस लोगे तो मैक्सिमम तो 13 ही आएगा ना इसी के अलोंग। 13 cos 0 इसका कंपोनेंट इसी के अलोंग। कई लोग तो आंसर बता रहे थे सर 12 मैक्सिमम होगा, 3 मैक्सिमम होगा, 4 कुल अपना सुना रहे थे। मैं ये थोड़ी कहा था कि इस वेक्टर को x के अलोंग तोड़ो। x के अलोंग तोड़ोगे तब ना 3 आएगा यार। y के अलोंग तोड़ोगे तब ना 4 आएगा। z के अलोंग तोड़ोगे तब ना 12 आएगा। मैं ये थोड़ी कहा था कि x y z वाला बताओ। मैं कहा था कि मैं कहा था 3 डायरेक्शन में तोड़ो। मैं कहा था हर डायरेक्शन में तोड़ दो इसको, 13 को रिजॉल्व करो। तो मैक्सिमम कौन सा आएगा? 13 का 13 के अलोंग ही आएगा और 13 आएगा। 13 का 13 के अलोंग ही 13 आएगा। उल्टे डायरेक्शन में -13 आएगा। 90 डिग्री पर 0 आएगा। 90 से कम एंगल पे प्लस आएगा। 90 से ज्यादा एंगल पे माइनस आएगा। यही होगा। पर कितना से कितना वैरी करेगा? फ्रॉम -13 टू +13। वेरिएशन जो रेंज है, रेंज ऑफ कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर, रेंज ऑफ कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर वैरीज फ्रॉम -13 उल्टा टू +13 उसी की तरफ, और बाकी सब एंगल वाले बीच में, बाकी सब एंगल वाले बीच में। बोलो। तो what is minimum component of this vector? Possible -13. What is maximum component of this vector? +13. इसका मतलब क्या तुम ये बता सकते हो कि -1 कंपोनेंट हो सकता है कि नहीं? जल्दी बताओ, कम ऑन रिप्लाई। हो सकता है। अच्छा, -3.2, -3.2 हो सकता है कि नहीं? -3.2, यस सही है। अच्छा, √3 हो सकता है कि नहीं? √3 कम ऑन, हो सकता है। 9.7 √3 नहीं हो सकता है। -13 से लेकर +13 तक बीच में √3 नहीं आता, तो 9.7 यस।
-11 यस, -13 यस, -20 नहीं, +100 नहीं, +14 नहीं, 0 यस, 0.1 यस, 0.001 यस, -0.002 यस, -7 यस। अब कैसे सिखाऊं? अब कैसे सिखाऊं मैं? जब ये कह दिया गया कि -13 से लेकर उसको हर -13, -12, -9, -9.5, -7.5, -7, -7, -7, -6, -3, -1, -0.1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 तक पूरा, यहां से यहां तक सब संभव है। -13.1 नहीं हो सकता भाई, -13.1 देखो, -13 से कम नहीं हो सकता और 13 से ज्यादा नहीं हो सकता। -13 हो सकता है, +13 हो सकता है और बीच में सब हो सकता है, 0 भी हो सकता है। और आपको बताऊं 0 कब होगा पता है? 0 कब होगा? 90 डिग्री पे, और सारा माइनस 90 डिग्री से ज्यादा पे होगा। सारा माइनस 90 डिग्री से ज्यादा पे होगा और सारा प्लस 90 डिग्री से कम पे होगा। 13 कब होगा? इसी के अलॉन्ग होगा 13। और -13 कब होगा? उल्टा होगा, इधर -13। ये देखो इस 13 का इधर -13, -13 इधर -13, -13, -12, -10, -7, -6, -5, -1, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 4.5, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 12.5, पौने 13, 13। अब तो तुम लोगों को आ गया होगा, बोलो। चलो, लग रहा है कि प्रोडक्ट हम लोग नहीं पढ़ पाए। एक लास्ट क्वेश्चन लिखो, अब अगले ही क्लास से प्रोडक्ट पढ़ेंगे। जल्दी से लिखो, तो एक क्वेश्चन अंतिम लिखो, देखो मेरी बात समझ में आई क्या। कम ऑन, जल्दी जल्दी, कम ऑन, जल्दी जल्दी जल्दी, कम ऑन, राइट डाउन क्वेश्चन। If angle of a vector, write down, if angle of a vector with x axis and y axis, write down, if angle of a vector with x axis and y axis, if angle of a vector with x axis and y axis are 60 डिग्री and 45 डिग्री, if angle of a vector with x axis and y axis are 60 डिग्री and 45 डिग्री, 60 डिग्री and 45 डिग्री, then find angle with z axis. If angle of a vector with x axis and y axis are, if angle of a vector with x axis and y axis are 60 डिग्री, 60 डिग्री and 45 डिग्री, then find angle with z axis. चलो करो जल्दी से, अंतिम बात कर लेते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे। हाँ चलो, चलो
if angle of a vector with x axis and y axis are 60 degree, 60 degree and 45 degree, then find angle of the vector with z axis, then angle of the vector with z axis. बताइए, हम लोग जानते हैं कि नहीं अल्फा बीटा गामा मान लिया। हम ये कर रहे हैं एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ अपने से कुछ मानोगे तभी ना आएगा कि बिना माने आ जाएगा। पहली गलती तो बच्चे क्या करते हैं, चीजें अपने से नहीं मानते, है ना। पहले चीजें अपने से नहीं मानते, वहीं पे गलती करते हैं। अपने से कम मानो तो सही यार, तभी तो वैल्यू आएगी। मान लिया एक्स वाई जेड से अल्फा बीटा गामा है, आपको पता है, ये प्रूव कर चुका हूं मैं। बताओ, एक्स एक्सिस के साथ कहा जा रहा है 60 डिग्री, वाई एक्सिस के साथ कहा जा रहा है 45 डिग्री। ये वाला निकालना है 1, इसको सॉल्व करो, तुम्हें कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1/2 मिलेगा, इसलिए कॉस गामा बराबर 1/4 मिलेगा, इसलिए कॉस गामा बराबर प्लस माइनस 1/2 होगा। लोग ये प्लस माइनस भूल जाते हैं जल्दी जल्दी में लोग प्लस माइनस भूल जाते हैं, और यहां से रिजल्ट आएगा गामा बराबर, जब किसी चीज का अंडर रूट लिया जाता है तो प्लस माइनस दोनों आता है, पीएमटी वालों के लिए खासकर। हालांकि इतना तो जानते ही होंगे, ऐसा मैं सोच पा रहा हूं, जब भी कहीं पे अंडर रूट लिया जाता है किसी चीज का, ऐसे स्क्वायर पहले रहे तो प्लस माइनस दोनों आता है, और इस तरीके से 60 डिग्री होगा और 120 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा और 120 डिग्री होगा। तो हमें लगता है कि आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आज का क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। बस अफसोस हमको इस बात का रहा कि हम आपको डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट नहीं पढ़ा पाए, लेकिन कोई बात नहीं। जानते हो, तुम्हारे इस कोर्स के स्पीड से कहीं ज़्यादा, तुम्हारे डॉट क्रॉस से कहीं ज़्यादा, इस वेक्टर को जल्दी ख़त्म करने से कहीं ज़्यादा, तुम्हारे बोर्ड में पास कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से कहीं ज़्यादा ज़रूरी था जो आज जो रीवायरिंग ऑफ ब्रेन हुआ है ना तुम लोगों का, जो तुम लोगों का इमेजिनेशन, ऑब्जर्वेशन और डायमेंशन के बारे में जो क्लैरिटी आई होगी, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट दैन एवरीथिंग अदर्स। चलिए फिर अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। ऑन IS2ON स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए IS2ON पर बने रहिए।